नमस्कार दोस्तों। तो आज हम अपने इस वीडियो में करने वाले हैं ब्लड रिलेशन के टॉपिक को स्टार्ट। ब्लड रिलेशन का जो टॉपिक है वो रीजनिंग के आपके टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट आपका रोल प्ले करता है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर बैठते हैं तो आपको पता है कि रीजनिंग वहां पर कितना क्रूशियल रोल प्ले करती है। ठीक है, अगर आप रीजनिंग बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो आपका 100% यहाँ पर स्कोर हो जाता है, जिसकी वजह से आपके बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि उस एग्जाम की कट ऑफ को आप क्लियर कर दें और आपका उसमें चयन हो जाए। तो अगर आप रीजनिंग को अच्छा करना चाहते हैं तो बिना ब्लड रिलेशन के आप रीजनिंग वाले सेक्शन की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। और इसका लेवल आपका फ्रॉम बेसिक टू एडवांस दोनों तरीके के लेवलों के लिए आपको तैयार रहना है, क्योंकि कभी इसका बहुत आसान क्वेश्चन तो कभी इसका बहुत अपग्रेडेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, आप भले ही एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, रेलवे की कर रहे हो, या यूपी पुलिस या दिल्ली पुलिस, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वहां ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो मैं आपको इस वाले जो लेक्चर्स आपके चलेंगे, आने वाले 3 लेक्चर्स में मैं आपको ब्लड रिलेशन बेसिक टू एडवांस पूरा कंप्लीट करवाऊंगा, जिसका इस्तेमाल आप हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज की हमारी ये जो क्लास रहने वाली है, मैं इसमें आपको एक बेसिक आइडिया, बेसिक कंसेप्ट और उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, जिसकी वजह से आपको ब्लड रिलेशंस की कुछ बेसिक नॉलेज आपको मिलेगी। ठीक है, जो पहली बार अपना किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हाथ आजमाने जा रहे हैं उनके लिए तो ये रामबाण रहने वाली है। और अगर आप बहुत सारे एग्जाम्स या 2-3 एग्जाम आप दे चुके हैं तो डेफिनेटली आपके लिए एक रिवीजन क्लास के रूप में रहने वाली है। ठीक है, रीजनिंग सेक्शन बहुत अच्छा रखना है, 100% स्कोर यहाँ पर करना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने इस ब्लड रिलेशन के टॉपिक को। सबसे पहले बात करते हैं कि इसके पीछे कंसेप्ट क्या होता है। तो देखो, अगर ब्लड रिलेशन के कंसेप्ट की मैं बात करूं तो यहां पर सीधा सीधा मतलब क्या है कि आपको रिश्तों की समझ होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको रिश्तों की समझ है तो डेफिनेटली आप इस वाले टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। और मुझे पता है कि लड़कियां बहुत परिपक्व होती हैं यहाँ पर रिश्तेदारी समझने में, मगर लड़के वहीं पर ही थोड़े से आपके यहाँ पर कमजोर देखने को मिलते हैं जब रिश्तों की परख वहां पर देखने को मिलती है। इवन मैं भी ऐसा ही हूँ। ठीक है, क्योंकि जब हमसे ये कहा जाता है कि आपके बुआ जी का लड़का आपका क्या लगेगा, वो हमें पता होता है कि वो कजिन लगेगा। लेकिन अगर यहीं आपसे कहा जाए कि आपके नानी के लड़के का लड़के की लड़की, तो आप बड़े कंफ्यूज हो जाते हो कि यार ये क्या रिश्ता हो गया, है ना। अगर आप गांव या देहात भाषा में अगर आप देखोगे तो बहुत अलग अलग नामों की संज्ञा वहां दी जाती है, जैसे पड़ पोती बहू, है ना। इस तरीके से परदादी, परदादी तो खैर सभी को पता होगा, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिससे नातिन होता है ना। पोती आप सभी को पता होगा, ऐसी भांजा, भतीजी, भतीजा, ये सब रिश्तेदारी किस तरीके से समझनी है वो एक पूरा सर्कल मैं आपको समझाता हूं, उसके बाद हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो देखो, हमें सबसे पहले समझनी होगी कि कितनी पीढ़ियां हमें यहां पर चाहिए। अगर मैं पीढ़ियों की बात करूं तो आपको पता है, आप सबसे पहली पीढ़ी से स्टार्ट करेंगे। जो पहली पीढ़ी होती है वो पहली पीढ़ी होती है आपके दादा की, ठीक है, या फिर दादी की। और यहीं अगर हम माता की साइड आ जाएं तो नाना की या फिर नानी की। ठीक है, ये हमारी पहली पीढ़ी होती है। आपको याद रखना है, जो पिता के तरफ वाले रिश्ते होते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम पैटर्नल साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैटर्नल साइड। जो भी पिता की साइड के रिश्ते होंगे उन्हें हम पैटर्नल साइड बोलेंगे, यानी कि पितृपक्ष बोलेंगे। और जो भी माता की साइड के रिश्ते होंगे उन्हें हम मैटरनल साइड बोलेंगे, यानी कि मातृपक्ष बोलेंगे। जो भी माता की साइड के होंगे। माता की साइड कौन कौन से रिश्ते आपके होते हैं, अभी थोड़ी देर में मैं उनकी भी आपको समझ करवाने वाला हूं। इधर मैं पिता की साइड के रिश्ते लिख रहा हूं, ठीक है, इस तरफ मैं पिता की साइड वाले रिश्ते लिखूंगा। आप अपने आप को यहां पर कंपेयर करते रहेंगे। और इधर मैं माता की साइड वाले रिश्ते लिखूंगा। फिलहाल अभी मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूं कि किस तरीके से आपको पहले रिश्ते समझने हैं और उसके बाद उनका अप्लाई करके क्वेश्चन को लगाना है। दूसरी अगर मैं पीढ़ी की बात करूं तो इसके नीचे पीढ़ी आती है हमारे पिता की, ठीक है, और माता की। ठीक है, किसकी आती है? पिता की और माता की। और तीसरी पीढ़ी में आते हैं हम। कौन आते हैं? हम आते हैं, जिसमें हमारे भाई होगा, बहन होंगे, है ना, ये सब हमारे यहां पर होंगे। और चौथी पीढ़ी में हमारी संतानें आएंगी। क्या आएंगी? जो हमारी संतानें होंगी, जो शादी के बाद आपकी जो संतान होगी, ठीक है, संतानें लिख दिया, आपकी जो संतान होंगी वो आपकी कौन सी पीढ़ी में आ जाएंगी? चौथी पीढ़ी में आ जाएंगी। इस तरीके से ये पूरा पीढ़ी का सर्कल आपका चलता है। अगर हम बात करें कि माता की साइड के कौन कौन से रिश्ते हमारे होते हैं, तो अगर मैं माता की साइड की बात करूं तो देखो, आपको पता है माता की साइड के सबसे पहले माता के जो पिता होते हैं वो आपके नाना लगते हैं, और माता की जो माता होती हैं वो आपकी नानी लगती हैं।
यहीं पर अगर मैं बात करूं, माता की जो बहन होती हैं वो आपकी मौसी लगती हैं, ठीक है, और जो आपकी माता के भाई होते हैं वो आपके मामा लगते हैं, यही लगते हैं, ठीक है। अगर यहीं हम पिता की बात करें तो पिता के जो पिता होते हैं वो आपके दादा लगते हैं, और उनकी जो माता होती हैं वो आपकी दादी लगती हैं। इसी जगह अगर पिता के भाई की बात करूं तो वो आपके चाचा लगते हैं, और अगर बड़े भाई हुए तो वो आपके ताऊ लगते हैं, है ना, ताऊ लगते हैं। और यहीं पिता की जो बहन होंगी वो आपकी क्या लगती हैं, बुआ लगती हैं। क्या लगती हैं, बुआ लगती हैं। ये बेसिक बेसिक रिश्ते आपको पता होना चाहिए कि नाना नानी मौसी मौसा, ठीक है, मौसा तो खैर मौसी के हस्बैंड हो गए, और मामा ये आपके मातृ पक्ष के रिश्ते होते हैं, जबकि पिता पक्ष के रिश्ते कौन से होंगे, दादा होंगी, दादी होंगी, ठीक है, चाचा होंगे, ताऊ होंगे, बुआ होंगी, ये सब पिता की साइड के रिश्ते होते हैं। सबसे पहली पीढ़ी में आपके जो रहते हैं वो आपके पिता के पिता या माता के पिता माता, ये सब आपकी पहली पीढ़ी होती है, ठीक है, बात आ रही है समझ, ठीक है। उसके बाद अगर आपके रियल ब्रदर हैं, अगर आपके जो बिल्कुल रियल है, यानी कि एक ही मां से जो संतानें हैं, वो आपके रियल ब्रदर या फिर रियल सिस्टर में आते हैं, ठीक है। और बाकी जो भी किसी और की मतलब संतानें, जैसे आपकी मौसी की संतानें हैं, आपके मामा की संतानें हैं, आपके चाचा की संतानें हैं, है ना, आपके ताऊजी की संतानें हैं, वो सब आपके कजिन्स में आएंगे। मैं अभी आपको समझ के समझा रहा हूं ये रिश्ते, आप अपने आप को समझना। आपके जो भी बुआ के लड़के होंगे, मामा के लड़के होंगे, मौसी के लड़के होंगे, या ताऊ के लड़के होंगे, या चाचा के होंगे, वो सब आपके कजिन्स में आने वाले हैं, ठीक है, वो सब आपके कजिन्स कहलाएंगे। और रियल ब्रदर एंड सिस्टर वही होंगे जो एक ही माता से पैदा संतानें होंगी, वो रियल ब्रदर और सिस्टर में आएंगी, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो मामा की साइड से, यानी कि अगर मामा आपको कहेंगे तो आप मामा की क्या लगेंगे, अगर लड़के हैं तो भांजे लगेंगे, और लड़की हैं तो आप भांजी लगेंगी, ठीक है। ऐसे ही पिता की साइड अगर आपको चाचा या ताऊ आपके लिए क्या लगेंगे, मतलब आप उनके लिए क्या लगेंगे, तो आपके चाचा के लिए आप, या ताऊ जी के लिए, दोनों के लिए आप भतीजे लगेंगे, ठीक है। और अगर आप लड़की हुई तो क्या लगेंगी, भतीजी लगेंगी। क्या लगेंगी, भतीजी लगेंगी। इनके लिए शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, एक आपका नेफ्यू और एक आपका नीस, ठीक है। इंग्लिश में ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, जैसे कि अगर मैं बात करूं चाचा और ताऊ, उन्हें दोनों के लिए आप अंकल का इस्तेमाल कर लेते हो, और बुआ के लिए आंट का इस्तेमाल कर लेते हो, ठीक है। ऐसी मौसी के लिए भी आप ऐसे ही इस्तेमाल कर लेते हो, मामा के लिए भी आप यही इस्तेमाल कर लेते हो। अगर लिखा हुआ है कि मेटरनल ब्रदर, तो फिर तो वो साफ साफ दर्शाता है कि वो मम्मी का भाई है, तो यानी कि आपके मामा हुए। ऐसे ही नेफ्यू और नीस, ये भी दो शब्द इस्तेमाल होंगे, एक भतीजे के लिए और एक आपका भांजे के लिए, ठीक है। चीजें समझ आई, ये पूरा कंसेप्चुअल नॉलेज है। आपको आपको पीढ़ी पता होनी चाहिए, आपको रिश्तेदारी पता होनी चाहिए। उसके बाद जो सबसे लास्ट चीज आपको पता होनी चाहिए, जितने भी मेल होंगे, जिनका भी जेंडर पुरुष होगा, उन सभी को आप किससे डिनोट करोगे, तो प्लस से डिनोट करोगे। और जिनका भी जेंडर एक स्त्री के रूप में आएगा, उन्हें आप किससे डिनोट करोगे, माइनस से डिनोट करोगे। ये आपको एक जो आप बनाते हो ना, एक जो चार्ट बनाओगे, उसको बनाने में काम करेगा। जहां जहां प्लस लिखोगे वहां वहां पुरुष होगा, जहां जहां माइनस लिखोगे वहां वहां स्त्री होगा। उसके बाद किसी भी हस्बैंड और वाइफ के बीच के जब आप रिश्तों को दिखाओगे तो हमेशा डबल डंडा लगाओगे। डबल डंडा ये बताएगा कि ये दोनों हस्बैंड और वाइफ हैं। अगर इसमें ए हस्बैंड है तो उसके ऊपर प्लस लिखोगे, तो जाहिर सी बात है दूसरा तो अपने आप ही माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो डबल डंडे से हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता दिखाया जाएगा। बात आ रही है समझ, कोई दिक्कत तो नहीं है इस वाली बात में, ठीक है। अब आगे की चीजें मैंने यहां पर एक ग्राफ के रूप में आपको समझाई है। जैसे मैंने बताया था कि जनरेशन फर्स्ट की अगर मैं बात करूं, तो जनरेशन फर्स्ट आती है आपके दादा और दादी से, ठीक है। अगर लिखा हुआ है पैटर्नल ग्रैंडफादर तो वो आपके दादा होंगे, और अगर लिखा हुआ है मैटरनल ग्रैंडफादर तो वो आपके नाना होंगे। ग्रैंडफादर दोनों केस में इस्तेमाल किया जाता है, माता के केस में भी और पिता के केस में भी। बस अगर माता के केस में होगा तो मैटरनल होगा, और पिता के केस में होगा तो खाली डायरेक्ट ग्रैंडफादर भी लिखा हुआ होगा, तो वो भी आपको ये समझना है, फिर वो पिता पक्ष के रूप में लिखा हुआ है, ठीक है। फिर जनरेशन 2 में आपकी माता और आपके पिता आएंगे, और आपके पिता के भैया और उनकी बहन आएंगे। मैंने बोला था ना कि यहाँ पर अंकल से डिनोट करते हैं, तो अंकल का मतलब चाचा ताऊ, आंट का मतलब बुआ, ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे की बात करें तो फिर इन दोनों से जो संतानें होंगी वो तीसरी जनरेशन में आएंगी, और जो उनकी संतानें होंगी वो आपकी चौथी जनरेशन में आएंगी। अच्छा, चौथी जनरेशन नहीं लिख रही तो जनरेशन 4 आएगी, ठीक है। और उसके बाद फिर जैसे जैसे आप नीचे आओगे वैसे वैसे जनरेशन आपकी आती जाएगी। तो बड़ा सिंपल याद रखना है
कि जनरेशन फर्स्ट जो होगी वो आपकी दादा, ठीक है, दादी वाली होगी, या फिर नाना और नानी वाली होगी। जो जनरेशन 2 होगी वो आपके माता और पिता की होगी, माता और पिता की होगी, ठीक है। जो जनरेशन 3 होगी वो आपकी जनरेशन होगी, यानी कि इनकी संतान की जनरेशन होगी, ठीक है। और जनरेशन 4 में संतान की संतान होगी, संतान की संतान होगी। समझ रहे हो? कोई दिक्कत तो नहीं इस वाली बात में? अच्छा, अब यहां पर एक बात और समझने वाली है। अब वो एक बात समझने वाली क्या है, उसके लिए मैं आपको यहां पर इसको हम रफ कर लेते हैं और यहां मैं आपको समझाता हूं। अगर आपने नोट किया है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको नोट करने के लिए आवश्यकता नहीं है, आपको ये नोट्स मिल जाएंगे एप्लीकेशन में, जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको वहां से ये नोट्स सारे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। देखो, अब सबसे पहले बात समझनी है। अब अगर मैं पहले माता और पिता के रिश्तेदारी की बात करता हूं, जैसे ये माता है, ठीक है, और ये हमारे पिता है। भी पिता के जो भाई होंगे, या पिता की जो बहन होगी, ठीक है, ऐसे ही माता के जो भाई होंगे या माता की जो बहन होगी, इनके बारे में आपको समझना है। आपसे अगर ये कहा गया कि बताओ माता के भाई का पिता से क्या रिश्ता है, माता के भाई का पिता से क्या रिश्ता है, तो हिंदी में सभी जानते हैं कि पत्नी का जो भाई होता है वो पति का क्या लगता है, साला। लेकिन आपको वहां साला तो नहीं मिलेगा। तो आपको याद रखना है, जब हम अपने ससुराल पक्ष का इस्तेमाल करेंगे तो वहां पर हम इस्तेमाल करेंगे इन लॉज का। किसका इस्तेमाल करेंगे? इन लॉज का। इन लॉज का मतलब होता है अपने ससुराल पक्ष के रिश्ते को दिखाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? ससुराल पक्ष के रिश्तों को दिखाने के इन लॉज का इस्तेमाल करते हैं। अगर माता के भाई और बहन के लिए इस्तेमाल करेंगे तो आप सिस्टर, अगर खाली सिस्टर लिखोगे तो वो तो पिता की रियल बहन होगी, लेकिन अगर आप सिस्टर इन लॉ लिख दोगे तो वो आपके पिता की वाइफ की बहन हो जाएगी, यानी कि आपकी मौसी हो जाएगी। ऐसी अगर आप ब्रदर इन लॉ लिख दोगे तो वो आपकी माता के जो भाई होंगे वो हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है ये सिर्फ माता के पक्ष में लगेगा, ये पिता के पक्ष में भी लगेगा, पिता के पक्ष में भी लगेगा। अगर माता से पूछा जाए कि माता के लिए पिता का भाई क्या लगेगा, तो पिता का भाई माता के लिए भी ब्रदर इन लॉ ही लगेगा। भाई आप देवर और जेठ बोलते हो ना, भाई पिता का जो बड़ा भाई होगा वो आपकी माता के जेठ लगेंगे, पिता का जो छोटा भाई होगा वो आपकी माता के देवर लगेंगे। लेकिन यहां पर कॉमन शब्द का इस्तेमाल करना है। मैंने बोला था कि हिंदी में रिश्ते बहुत हैं, लेकिन इंग्लिश में उन्हें बहुत सीमित कर दिया गया है। भैया अगर सिस्टर इन लॉ की बात करूं तो सिस्टर इन लॉ में साला भी आता है, साली भी सॉरी, साली आती है, साला नहीं आएगा, ठीक है। और आप ये मत सोचिएगा कि गाली है, गाली नहीं है, ये हिंदी भाषा में हम ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। साली आती हैं, उसके बाद क्या आएगी? उसके बाद आपकी आएंगी ननद। ननद किसको बोलते हैं? ननद बोलते हैं पिता की बहन, या पति की बहन लिख देता हूं, वो ज्यादा बेस्ट है, ठीक है। पति की बहन, पति की जो बहन होगी वो आपकी माता की क्या लगेंगी? ननद। और इंग्लिश में चाहे साली का रिश्ता बने या ननद का रिश्ता बने, यानी कि पिता के पक्ष में रिश्ता बने या माता के पक्ष में पिता की बहन से रिश्ता बने, दोनों के लिए इस्तेमाल सिस्टर इन लॉ ही होगा। ये बात बैठा लेना दिमाग में। सेम ऐसी इधर बात करता हूं, ब्रदर इन लॉ की बात करते हैं तो साला शब्द, या फिर देवर शब्द, या फिर जेठ। गलत लिख दिया, जेठ, या फिर जेठ। जेठ बोलते हैं पिता का, मतलब आपके पिता के जो बड़े भाई होंगे, या आपकी मम्मी के लिए अगर मैं बताऊं तो आपकी मम्मी के हस्बैंड के बड़े भाई, उन्हें जेठ कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो देवर हो, चाहे जेठ हो या साला हो, इन तीनों के लिए यही शब्द इस्तेमाल हो रहा है, ब्रदर इन लॉ। और सेम ऐसे ही सिस्टर इन लॉ इस्तेमाल होना है, याद रहेगी ये वाली बात, ठीक है। और क्या रिश्ते होते हैं? बिल्कुल, और रिश्ते ये होते हैं, जैसे ये माता हो गई, ठीक है, ये पिता हो गए, इनकी एक संतान होगी जिसका नाम मैं फिलहाल के लिए गुड्डू रख देता हूं। ये गुड्डू हो गया, गुड्डू है लड़का, क्या है जी? लड़का। भैया अब इसकी 25 साल की उम्र हो गई, हाथ पीले करने हैं, इसकी बेचारे की शादी करवा दी गई। बेचारे ही कहेंगे शादी के बाद तो, इस बेचारे की शादी करवा दी रानी के साथ, ठीक है। रानी के साथ इसकी शादी हो गई।
अब आपसे अगर ये पूछा जाए कि बताओ रानी इस गुड्डू के पिता की क्या लगेगी, अब बेटी तो हो नहीं सकती, हालांकि बेटी जैसी होती है लेकिन बेटी तो नहीं है ना, खून के रिश्तों में बेटी होगी। लेकिन आपके पिता की ये क्या लगेगी, मतलब आपकी जो वाइफ होंगी वो आपके पिता की क्या लगेंगी, आप कहोगे जी बहू लगेंगी, पर बहू तो आप हिंदी में कह रहे हो। इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है भाई डॉटर इन लो। पहले तो बेटी लगाया और इन लो लगाकर मैंने क्या बोला था, ससुराल पक्ष दिखाया जाएगा। ये गुड्डू की ससुराल के ही पक्ष की है ना, तो इसलिए इसके लिए इस्तेमाल क्या किया जाएगा, डॉटर इन लो। डॉटर इन लो का मतलब होता है बहू लगेंगी। ये डॉटर इन लो पिता के लिए भी लगेंगी और माता के लिए भी लगेंगी, दोनों के लिए डॉटर इन लो ही लगेंगी। ठीक है, ये तो पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है, अब लड़की के लिए कंडीशन ले लेते हैं। भैया लड़की की शादी की चिंता लगी रहती है माता और पिता को, है ना। अब ये माता पिता हैं, इनकी एक लड़की है जिनका नाम हम रख लेते हैं चंचल। क्या रख लेते हैं, चंचल। ये लड़की है, ठीक है। अब इनकी 12th हो गई है, ग्रेजुएशन हो गई है, नौकरी हो गई, अब इनकी करवानी है शादी। अब भैया चंचल की शादी करवा दी जाती है किसके साथ, तो चंचल की शादी करवा दी जाती है बिट्टू के साथ। नाम क्या है चंचल के पति का, बिट्टू। अब आपसे पूछा जाए कि बताओ चंचल के पिता का बिट्टू के साथ क्या संबंध होगा। अब भैया ये चंचल के जो पिता हैं, बिट्टू इनका तो लड़का हो नहीं सकता, ऐसे तो सारी रिश्तेदारी बदल जाएगी। तो यहां पर अगर लड़के के लिए इस्तेमाल करा जाएगा और चंचल के पिता के लिए पूछा जा रहा है, तो आपको याद रखना है ये कहा जाता है सन इन लो। क्या कहा जाता है, सन इन लो। सन इन लो का मतलब क्या होता है, दामाद। क्या होता है, दामाद। हमारे अंगना में पधारो दामाद जी। ठीक है, तो दामाद के लिए सन इन लो का इस्तेमाल करना है और बहू के लिए डॉटर इन लो का इस्तेमाल करना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो पत्नी नामक शब्द है या जो पत्नी प्राणी है, ये कभी भी आपके खून के रिश्ते में नहीं आएंगी। आपके आपकी जनरेशन वाले के खून के रिश्ते में नहीं आएंगी, क्योंकि पत्नी आप सभी जानते हैं, जो पत्नी होती हैं वो दूसरे जनरेशन से आपके परिवार को क्या करती हैं, एक्सेप्ट करती हैं। इसलिए वो आपकी जनरेशन का हिस्सा नहीं बल्कि दूसरी जनरेशन के हिस्से हैं। इसलिए स्त्री का जो दर्जा है वो सबसे ऊपर है, क्योंकि वो जहां पैदा होती है, जहां उसका बचपन बीतता है, जहां उसकी पढ़ाई होती है, जहां उसका पूरा वो बचपना रहता है, वो उस घर को छोड़कर किसी दूसरे घर में आती है, उस घर को अपना बनाती है और फिर वहां से वो पूरी जनरेशन को चलाती है। तो इसलिए पत्नी आपकी जनरेशन का हिस्सा नहीं बल्कि वो रहती दूसरी जनरेशन का हिस्सा है। आपकी जनरेशन को तो वो एक्सेप्ट करती है, इसलिए याद रखना पत्नी आपके खून वाले रिश्ते में नहीं आएंगी। समझ रहे हो, तो इतने सारे रिश्ते मैंने आपको बता दी, कंफ्यूज तो होना नहीं है। भैया साली ननद सिस्टर इन लो, साला देवर जेठ ब्रदर इन लो, बहू डॉटर इन लो, दामाद सन इन लो। आई बात समझ, यही चीजें हमने यहां पर सीखनी है और वो मैंने लिखी भी है। देखो पीढ़ी 1 में दादा दादी नाना नानी, पीढ़ी 2 में आपके माता पिता चाचा चाची मामा मामी। ठीक है? इसके बाद हालांकि मौसी मौसा भी इसी में ही आएंगे, वो भी आप जोड़ लो, मौसी और मौसा, नहीं तो ये मुंह फुला लेंगे। इसके बाद स्वयं का मतलब आप खुद, पीढ़ी 3rd में आप खुद आ जाएंगे, आपकी बहन भाई, ठीक है, आपकी पत्नी के अगर भाई हैं तो वो साली साला, ठीक है, देवर जेठ ये सब इसी में ही आएंगे। देवर, ठीक है, जेठ, ननद, ये सब पीढ़ी 3rd में चलेगी। और पीढ़ी 4th में आपका पुत्र आपकी पुत्री या फिर आपके भाई और बहन के संतानें, भतीजा भतीजी या फिर भांजा और भांजी और भांजी, ये सब आपकी पीढ़ियां हैं। तो आपको बेसिकली 4 पीढ़ियां याद रखनी है। दादा से चलेंगे, दादा से माता पर आएंगे, माता से आप खुद पर आएंगे और खुद से आपके नीचे जो संतान होगी वो आपकी चौथी पीढ़ी होगी। ठीक है, यहां पर मैंने सब लिखा भी है कि भाई की पत्नी जो होती है, भाई की पत्नी वो आपकी क्या लगेंगी, सिस्टर इन लो। हाँ एक चीज और याद रखना, ये जो सिस्टर इन लो मैंने बताया है, कहाँ गया ये सिस्टर इन लो, इसमें भाभी भी आप ऐड कर लेना। भाभी, आप जो भाभी बोलते हो ना कि ये तो मेरे भाई की वाइफ है तो ये तो मेरी भाभी लगी, तो भाभी के लिए भी सिस्टर इन लो का ही शब्द का इस्तेमाल करना है। पत्नी की बहन हो या पति की बहन हो, यानी कि ननद हो या फिर साली हो, दोनों के लिए सिस्टर इन लो का इस्तेमाल करोगे। ऐसी पति का पिता
या फिर पत्नी का पिता, दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा फादर इन लॉ, ससुर जी। कौन है ये? ससुर। पति की माता या पत्नी की माता, इनके लिए इस्तेमाल किया जाता है मदर इन लॉ यानी कि सास। भाई देखो, आपके पापा की जो सास होंगी वो आपकी मम्मी की मम्मी होंगी, और आपकी मम्मी की जो सास होंगी वो आपके पापा की मम्मी होंगी। तो दोनों के लिए मदर इन लॉ का इस्तेमाल करना है। ऐसी पिता के लिए भी आपकी मम्मी के जो पिता होंगे वो आपके पापा के फादर इन लॉ लगेंगे, और आपके पापा के जो पापा होंगे वो आपकी मम्मी के फादर इन लॉ लगेंगे। ठीक है। इसके बाद भाई का जो पुत्र होता है या बहन का जो पुत्र होता है, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं किसका? नेफ्यू का। किसका करते हैं? नेफ्यू का। और जो भाई की पुत्री होती है या बहन की पुत्री होती है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं नीस के लिए, नीस का। यानी कि नेफ्यू आपका प्लस पुत्र के लिए इस्तेमाल करेगा। ठीक है, आपके भाई और बहन के जो पुत्र होंगे उन्हें नेफ्यू कहा जाएगा, और जो पुत्री होंगी उन्हें आप नीस बोलोगे। भतीजी भांजी इसमें ही आएंगी, नेफ्यू में भी भतीजी भांजी इसी में ही आएंगी, भतीजा और भांजा इसी में आएगा। बस नेफ्यू लड़कों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, और नीस का इस्तेमाल लड़की के लिए। समझ रहे हो? इसके बाद बाकी सब आपके कजिन बनेंगे, आपके अंकल के पुत्र, आंटी का पुत्र, जो भी होगा वो सब कजिन बनेंगे। और पिता का पिता आपके दादा होते हैं यानी कि ग्रैंडफादर। ऐसी पिता की माता या माता की माता वो भी आपकी ग्रैंड मदर होती है, वो मैंने बता ही दिया कि नाना नानी दादा दादी। ठीक है, नाना और दादा को ग्रैंडफादर, नानी और दादी को ग्रैंड मदर। ठीक है, इतनी बातें समझ आती हैं। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब देखो, आपने सारी रिश्तेदारी समझ ली। अब पहला क्वेश्चन बहुत आराम से समझाऊंगा जिससे आपका टाइम ज्यादा लगे, लेकिन आपको वो चीज समझ आ जाए जो पहली बार समझ रहे हैं, क्योंकि मैं सच बता रहा हूं इसमें आपको बहुत दिक्कत आती है। ठीक है, ये मैं भी जानता हूं, क्योंकि जब मैं भी तैयारी करता था तो उस केस में मुझे भी इस वाले रिश्तेदारी वाले चैप्टर में बड़ी दिक्कतें आई। लेकिन जब आप इसको धीरे धीरे समझना स्टार्ट करोगे तो उसके बाद आपकी दिक्कतें आनी ही खत्म हो जाएंगी। ये पहला क्वेश्चन है, इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय। एक लड़के से मिलाते हुए रोहित कहता है, ठीक है भाई ये लड़का है, ये तो बात पक्की होगी ना, बॉय का मतलब तो लड़का ही होता है। ठीक है, इस लड़के से कौन मिला रहा है? आप कहोगे जी रोहित मिला रहा है। ठीक है भाई, रोहित एक लड़के से मिलाते हुए कहता है कि ही किसके लिए इस्तेमाल किया गया? ही किया गया उस लड़के के लिए, उस लड़के के लिए जिससे रोहित मिला रहा है। ही इज द सन ऑफ ओनली सन ऑफ माई फादर, यानी कि इसके जो फादर हैं, इसके जो फादर हैं उसका जो ओनली सन है, ओनली का मतलब होता है एकमात्र इकलौता पुत्र, यानी कि इसके फादर का इकलौता पुत्र तो भैया रोहित ही होगा, उसका ये बेटा है, रोहित का इकलौता बेटा है। तो भैया पता चल गया, नहीं पता चल गया? यानी कि ये जो व्यक्ति है ये रोहित का ही पुत्र है। तो रोहित आपको जिससे मिला रहा है वो रोहित अपने बेटे से ही मिला रहा है। ऐसा समझो, जैसे मैं आपको लेता हूं, समझता हूं कि आपका नाम फिलहाल के लिए मैं गुड्डू समझ रहा हूं, आप गुड्डू हो जी। ठीक है, गुड्डू जी का लड़का पैदा होता है शादी के बाद, ऑब्वियस सी बात है, और गुड्डू जी अपने लड़के का नाम रख देते हैं लड्डू। ठीक है जी, लड्डू रख दिया, गुड्डू जी ने अपने लड़के का नाम लड्डू रख दिया। गुड्डू अपने पिता की इकलौती संतान है, गुड्डू के पिताजी हैं, पिताजी का नाम है सुरेश। तो अगर मैं इस लड्डू का आपको इंट्रोडक्शन दूंगा तो गुड्डू कैसे कहेगा? गुड्डू ये कहेगा कि ये जो लड़का है, इसके जो मतलब ये लड़का किसका है? ही इज द सन ऑफ ओनली सन। ये कहेगा कि ये इसका, सुरेश का इकलौते लड़के का इकलौता लड़का है। तो बात तो इसी लड्डू की हो रही है ना, यानी कि लड्डू तो इस गुड्डू का पुत्र ही लगाना। समझ रहे हो ना? देखो, वो कह रहा है कि रोहित एक लड़के से मिलाता है और लड़के से मिलाकर कहता है कि ये जो व्यक्ति है ये रोहित के, ही इज द सन ऑफ द सन। ये जो माई फादर है ना, बस इसे पकड़ लो। माई फादर किसने इस्तेमाल करा होगा? रोहित नहीं किया होगा। भैया रोहित का पिता हो गया ये रहा, माई फादर का मतलब ये रोहित का पिता हो गया। रोहित कह रहा है कि मेरे पिता का ओनली सन, तो ओनली सन तो रोहित ही हुआ, उसका ये सन है, तो भैया ये रोहित का ही तो सन हुआ। तो यानी कि रोहित इसका पिता लगा और ये रोहित का पुत्र हो गया। खत्म कहानी। समझ आई चीजें? बस ये सर्कल आपको समझ आना चाहिए। अगला देखो, तो बनाने की कोशिश करते हैं। इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, भैया मैन से ही समझ आ गया, प्लस है, आदमी है। ठीक है, मोहित सेठ, मोहित ने कहा, कौन मिलवा रहा है जी? मोहित मिलवा रहा है। ठीक है, अब सबसे लास्ट में पकड़ लो,
सबसे लास्ट में क्या लिखा है, माय मेटरनल अंकल। माय मेटरनल अंकल का मतलब क्या होता है बताओ जी। मेटरनल मतलब माता की साइड, और माता की साइड के अंकल कौन लगेंगे, माता के भाई, यानी कि वो अपने मामा जी की बात कर रहे हैं साहब। ठीक है, तो मोहित अब एक व्यक्ति से मिलाते हुए कहता है ही इज ब्रदर ऑफ ग्रैंडसन ऑफ ब्रदर ऑफ ग्रैंडफादर ऑफ ब्रदर ऑफ माय मेटरनल अंकल, यानी कि मेरे जो मेटरनल अंकल हैं, तो हम ऐसे समझते हैं ये साहब है मोहित। फिलहाल हम मोहित की रिश्तेदारी बनाते हैं, ये मोहित है। ठीक है, मोहित के एक तरफ माता है, ठीक है, और मोहित के एक तरफ पिता है। डबल डंडा ये दिखा रहा है कि दोनों शादीशुदा है। ठीक है भाई, उसके बाद वो कह रहा है मेरे मेटरनल अंकल का ब्रदर, भैया मेटरनल अंकल यानी कि इसकी माता के भाई, ठीक है, ये भाई नंबर 1 है। उनके भी भाई, उनके भी भाई, ये लीजिए उनके भी भाई। ठीक है, ऑफ ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर का मतलब क्या हो गया, ग्रैंडफादर का मतलब हो गया कि जो इन तीनों के जो पिता होंगे, इन तीनों के जो पिता होंगे, माता के, इनके दोनों भाइयों के, इनके पिता के पिता, वो इन दोनों के लिए क्या लगेंगे, ग्रैंडफादर। भैया आप ऐसे समझो, आपके मामा के जो पापा हैं, आपके मामा के पापा आपके नाना हुए, नाना के पापा वो इनके क्या होंगे, ग्रैंडफादर होंगे या नहीं होंगे, इनके तो ग्रैंडफादर ही होंगे। ठीक है, ब्रदर, ग्रैंडफादर के ब्रदर के ग्रैंडसन है। ठीक है, अब देखो एक बार मैं इसको दोबारा आपको समझाता हूं, ध्यान से समझना। यहाँ ये थोड़ा सा रिश्तेदारी लंबी बैठ गई है ना। अब ऐसा क्वेश्चन आ गया तो क्या करें, करवाना तो पड़ेगा। ये मोहित है, ठीक है भाई। अब इस वाले क्वेश्चन में जब भी आपको कोई इंट्रोड्यूस करवाता है तो आप सबसे लास्ट वाले शब्दों से इस्तेमाल करोगे, पीछे की साइड से चलोगे। आपसे कह रहा है माय मेटरनल अंकल, पहले हम क्या करते हैं, हम मोहित के एक तरफ माता को बनाते हैं, ठीक है, और एक तरफ मोहित के पिता को बनाते हैं। मेटरनल का मतलब हो गया माता की साइड। भैया माता की साइड के पहला भाई, क्योंकि मेटरनल अंकल कह रहा है, और उनका ब्रदर है, उनका ब्रदर है यानी कि दूसरा भी मेटरनल अंकल। भैया ये भी भाई, ये भी भाई। फिर कह रहा है ग्रैंडफादर। अब ग्रैंडफादर आपका नहीं कह रहा, अभी भी मेटरनल ही साइड चल रही है। मेटरनल साइड का मतलब है माता के जो पिता होंगे, माता के जो पिता होंगे, ठीक है, वो इनके भी पिता होंगे और इनके भी पिता होंगे। ये भी बात पक्की है, पक्की है या नहीं पक्की है। उनके भी पिता, उनके भी पिता, यही तो इनके ग्रैंडफादर लगेंगे। भैया आपके मामा के ग्रैंडफादर क्या होंगे, आपके मामा के पापा के पापा, वो आपके मामा के ग्रैंडफादर हो गए। ठीक है, उनके भी भाई के ग्रैंडसन है, यानी कि आपके ग्रैंडफादर के भाई के, भैया पिता के भाई, ये भाई हो गया। ठीक है, अभी पिता की साइड से, आपके पिता की साइड से कोई रिश्ता नहीं चल रहा, सब माता की साइड से चल रहा है। ठीक है, आपके पिता के जो भाई हैं उनका ग्रैंडसन, यानी कि उनका एक बेटा भी रहा होगा और उनका ये ग्रैंडसन है। ठीक है, ठीक है, ही इज द ब्रदर ऑफ ग्रैंडसन, यानी कि ये उस ग्रैंडसन का ब्रदर है जिसको वो मिलवा रहा है। बात आ रही है समझ, यानी कि इस व्यक्ति की बात की जा रही है, इस व्यक्ति की। तो अब आप मुझे खुद बताओ, आपसे ये कहा जा रहा है कि आपकी माता के 2 भाई हो गए, इन तीनों के एक पिता हो गए, इनके पिता के पिता ग्रैंडफादर हो गए, इन ग्रैंडफादर के जो भाई होंगे, यानी कि आपके नाना के पापा के भाई, यानी कि आपके नाना के तो वो क्या लगे, चाचा या ताऊ में से कुछ लगे होंगे। ठीक है, उनका जो पोता है ये उसका भाई है, ये उसका भाई है। बात आ गई समझ, ऐसे रिश्तेदारी बनानी होती है। बस यहां पकड़ लो, मैटरनल शब्द चल रहा है तो मैटरनल ही चलाते हुए चलना था, पिता की साइड का कोई लेना देना नहीं था यहाँ पे। ठीक है, ये चार्ट बनाना सिखाया जा रहा है आपको। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां से आपके क्वेश्चन में आंसर पूछना स्टार्ट करेगा वो। आपसे कह रहा है लुकिंग एट द पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट का मतलब होता है एक फोटो को, एक चित्र को देखते हुए, ठीक है, एक व्यक्ति का वो चित्र है, व्यक्ति का चित्र है। ये लो जी व्यक्ति है, पॉजिटिव बना दिया। कौन मिलवा रहा है जी, अशोक मिलवा रहा है, अशोक मिलवा रहा है भैया, यह है अशोक। ठीक है, एक व्यक्ति से मिलाते हुए अशोक कहता है हिज मदर, इसकी जो मदर होगी, यानी कि किसकी मदर की बात करिए, ये हिज अशोक के लिए नहीं है, ये उस आदमी के लिए जिसका फोटो दिखाया जा रहा है। इसकी जो मदर है
इसकी जो मदर है यानी कि ये इसकी मदर हो गई, ठीक है, और हम इसका हस्बैंड भी बना देते हैं, मदर के यानी कि पिता भी बना देते हैं। अशोक का रिश्ता अभी कुछ नहीं पता हमें इसके साथ, ठीक है। हिज मदर इज द वाइफ ऑफ माई फादर्स सन। इसकी जो मदर है वो मेरे पिता के बेटे की वाइफ है, यानी कि अशोक के पिता हैं, जो अशोक के पिता हैं, ठीक है, ये अशोक के पिता हो गए, ठीक है। वो कह रहा है मेरे पिता के बेटा, भैया ये अशोक के पिता का बेटा तो अशोक ही हुआ, उनकी वाइफ है। कौन है उनकी वाइफ? इसकी मदर। किसकी मदर? जिस व्यक्ति को दिखाया जा रहा है, यानी कि ये वाइफ है अशोक की। अशोक हो गया हस्बैंड, ये हो गई वाइफ। इन जो व्यक्ति दिखाया जा रहा है वो इस वाली औरत का क्या है, यानी कि उस ये औरत उस व्यक्ति की मां लगती है, ठीक है। और वो साफ साफ कह रहा है कि ना मेरा ब्रदर है ना मेरी कोई सिस्टर है, यानी कि इकलौता है। वो तो मैं खुद ही समझ गया भाई, इकलौते की तो बात हो ही रही है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है तो अशोक जो पोर्ट्रेट में देख रहा है वो किसको देख रहा है? भैया अशोक अपने पुत्र को ही देख रहा है। किसको देख रहा है? ये अशोक का पुत्र ही तो हो गया है नहीं हो गया? अशोक अपने बेटे को ही फोटो में देख रहा था। फिर दोबारा से समझ लो, ये जो माई शब्द आता है ना, ये माई शब्द हमेशा उस पर्सन को बताता है जो पर्सन आपको ये बता रहा होता है कि इधर देखा उधर देखा, उधर दिखाया इधर दिखाया। तो यहां कहा गया कि अशोक के पिता का लड़का। भैया अशोक के पिता का लड़का तो अशोक ही हुआ। जैसे मैं आपसे कहूं कि आपके पिता का लड़का, आप कहोगे यार मैं ही तो हुआ, तो अशोक के पिता का लड़का अशोक ही हुआ। उसकी वाइफ है किसकी मदर? इस आदमी की मदर। तो अशोक की वाइफ ये हो गई, और ये किसकी मदर है? उसकी जिसका फोटो दिखाया जा रहा है। तो मुझे बताना अशोक इसका क्या लगा? अशोक इसका पापा लगा और ये अशोक का बेटा लगा। आगे बात समझ? कोई दिक्कत तो नहीं है इस वाले क्वेश्चन में? एग्जैक्टली ऐसे ही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। अगला क्वेश्चन, अगला टाइप देखते हैं। अब तक तो हमने ये देखा कि जब किसी को फोटोग्राफ में या किसी व्यक्ति पर उंगली उठाकर बताया जाता है कि ये ऐसे है ये ऐसे है ये ऐसे है और ये वैसे है, तो उस तरीके से आप कैसे करते हो। अब ये थोड़ा सा आसान आपके लिए पड़ता है। यहां कहता है एस इज द सिस्टर ऑफ टी। भैया टी की बहन है एस। याद रखना जिसके बारे में जेंडर आपको कंप्लीट पता हो उसी का जेंडर लिखना, बाकी किसी का मत लिखना। आपसे कह गया एस इज द सिस्टर ऑफ टी, तो एस बहन है, टी के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है कि वो भाई है या बहन है। फिर कहा गया है आर इज द ब्रदर ऑफ एस, यानी कि आर इस एस का ब्रदर है, तो वो तो टी का भी ब्रदर होगा। वो तो बात आपको समझने वाली है। यू इज द वाइफ ऑफ डब्ल्यू। अभी यू और डब्ल्यू का कोई यहाँ पे लेना नहीं है, उसको यहाँ बना देते हैं। यू इज द वाइफ ऑफ डब्ल्यू, यानी कि यू वाइफ है, डब्ल्यू हस्बैंड है। टी इज द फादर ऑफ यू। टी जो है, अब कह दिया फादर है तो प्लस में होगा, और किसका फादर है? यू का। और भैया यू क्या है? ये तो एक पुत्री है, और इसका हस्बैंड कौन है? डब्ल्यू। आपने ऊपर अभी इसका रिलेशन बना दिया, बनाया या नहीं बनाया? तो आपसे कह रहा है तो बताइए हाउ इज टी रिलेटेड टू डब्ल्यू। तो टी डब्ल्यू से कैसे रिलेट करेगा बताना जरा। टी डब्ल्यू से कैसे रिलेट करेगा? टी क्या लगेगा डब्ल्यू का? अरे भाई सुनो, आप खुद समझो, टी की बेटी है यू और इस बेटी का पति है डब्ल्यू, तो यानी कि टी के लिए तो ये दामाद लगा, टी के लिए डब्ल्यू तो दामाद लगा, और डब्ल्यू के लिए टी उसका ससुर लगा। आपसे कह रहा है टी का क्या संबंध है डब्ल्यू से, तो आप कहोगे टी का संबंध डब्ल्यू से ससुर का है, यानी कि फादर इन लॉ का है। किसका संबंध है? फादर इन लॉ का संबंध, यानी कि जो टी है वो डब्ल्यू का ससुर है। कितना आसान क्वेश्चन था, समझ आया? ऐसे ही आपको ये सर्कल बनाने, और देखो स्टार्टिंग में दिक्कत आती है, बाद में नहीं आने वाली। कह रहा है ए इज द ब्रदर ऑफ सी। भैया ए जो है वो सी का ब्रदर है, ए जो है वो सी का ब्रदर है। सी के बारे में तो पता ही नहीं है ना, ये ब्रदर है सी का, सी के बारे में तो हमें पता ही नहीं है। बी इज द ओनली सिस्टर ऑफ डी। बी जो है वो डी की ओनली सिस्टर है। हु इज द मेटरनल अंकल, इज द मेटरनल, यानी कि हम यहां करते हैं कि डी की ओनली सिस्टर है बी। और हु शब्द हमेशा आता है अपने पास वाले के लिए, यानी कि हु शब्द डी के लिए आया है। हु जब भी लगेगा उसके पास वाले एलिमेंट के लिए लगता है, तो डी के लिए कहा गया है। डी का, डी जो है वो मेटरनल अंकल है सी का, सी का मेटरनल अंकल है, ठीक है। तो सी का मेटरनल अंकल का मतलब क्या हो गया?
सी के मैटरनल अंकल का मतलब हो गया कि इन दोनों की जो माता होंगी, ये जो मदर होंगी, ठीक है, ये इनके फादर होंगे, ठीक है। मैटरनल साइड का मतलब है इसकी माता के जो भाई होंगे, यानी कि यहां पर जो भाई होंगे ये। तो हु इज द मैटरनल अंकल ऑफ सी, यानी कि ये जो माता का भाई है ना, यही कौन है, यही आपका डी है। कौन है, यही डी है। तो यहां डी लिख देते हैं, ये डी है। और इस डी की इकलौती बहन कौन है, बी। तो आपको साफ साफ दिख रहा है डी जो है वो पुरुष होगा क्योंकि मैटरनल अंकल कहा गया है। और इसकी इकलौती बहन, ये तो आपको साफ साफ दिख रहा है, ये तो बी होगी। होगी या नहीं होगी भैया, बी तो होगी, डी की इकलौती ही बहन है, एक ही बहन है और कोई बहन ही नहीं है, ठीक है। और वो बहन आपकी माता लगेंगी, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, इफ ई इज द फादर ऑफ सी, ई जो है वो सी का फादर है, यानी कि ये ई जो है वो सी का फादर हो गया। तो बताओ ए का संबंध बी से क्या होगा, बताओ जल्दी से। ए का संबंध बी से क्या होगा, आप कहोगे ए जो होगा वो बी का सन होगा। कौन होगा, सन होगा। और बी ए की क्या होगी, माता होगी। अगर बी का संबंध ए से पूछता तो माता का था, ए का संबंध बी से पूछा तो पुत्र का है। बात आ गई समझ। ऐसे आपको चार्ट बना, ठीक है। ये बेसिक सी नॉलेज मैंने आपको दी। इस क्लास को आप एक दो बार जरूर देखना क्योंकि अगली क्लास में हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को करेंगे जहां पर 4-4 पीडीओ तक के भी चार्ट बनेंगे। बस आपको ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अगर ये बेसिक नॉलेज है तो अगली क्लास में आपको सारे के सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे, ठीक है। और तीसरी क्लास में सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है। उसके जैसे क्वेश्चन आएंगे उसके बाहर नहीं आएंगे, आप किसी भी एग्जाम में बैठना। तो इसलिए आप तैयारी अच्छी कीजिए और आपको अगर समझ आ रहा है तो डेफिनेटली आप उसको अप्रिशिएट भी कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए जिसने अभी तक नहीं की है। प्ले स्टोर पे जाएंगे, एम्बिशन एकेडमी आपको डालेंगे और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आपको जो भी अच्छा बैच लगता है आप उसे परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप फ्री क्लासेस चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास यूट्यूब है, बट वही है यूट्यूब पे सभी आपको जो है वो एक सीमित रूप में मटेरियल मिल सकता है, लेकिन जो रेगुलर क्लास है वो आपको एप्लीकेशन पे ही मिलेगी, ठीक है। चॉइस इज योर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ध्यान रखें।